दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया। और उसके बाद इल्तुतमिश आता है, तो इल्तुतमिश ने आकर कैसे दिल्ली सल्तनत को एक शेप देने का काम किया, एक रूप देने का काम किया। और इसमें अगर हम इस तरह से पूरी बात समझें तो ये है मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के ही अधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय 1206 से 1210 का है भारत में। क्या है? 1206 से 1210 का। इसी के बाद इल्तुतमिश, जो अगर हम देखें तो 1210 से 1236। अब इसके बाद इल्तुतमिश के जो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन। ये सब बहुत अजीब टाइप के थे, शासन के कार्यों से कोई मतलब नहीं। आमतौर पे कभी कभी अच्छे लोगों के यहाँ भी खराब लोगों का जन्म हो ही जाता है। अगर व्यक्ति बड़ा योग्य हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसके यहाँ योग्य व्यक्ति ही जन्मेगा, अयोग्य भी जन्मे हैं। इसीलिए कहावत है कि पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। धन संचय करने से कुछ नहीं होता। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो वो अपने लिए रास्ता खुद बना लेगा, और अच्छा व्यक्ति नहीं होगा तो तुम चाहे जितना बना कर जाओगे वो 1 मिनट में लुटा देगा, आग लगा देगा, उसी से हाथ सेकेगा अपना। ऐसा ही कुछ था रुकनुद्दीन। जनता त्राही त्राही कर रही है और पुत्र अयोग्य है। और अभी आपने देखा था कि इल्तुतमिश के समय में ही एक इसने दल बनाया था, तुर्के चालीसा। ये तुर्के चालीसा तुर्की अमीरों का, जो तुर्की अमीर हैं उनका दल है, मतलब ये हायर क्लास है वहां का। हमेशा ध्यान रखना, इतिहास में बात अक्सर देखी गई है कि जब भी शासक कमजोर हुआ है, सुल्तान कमजोर हुआ, उसके अधिकारी सशक्त हो जाते हैं। तो तुर्के चालीसा में 40 अमीर हैं, 40 बड़े लोग हैं, 40 बड़े सेनापति हैं। उन्होंने देखा यार ये सब क्या मजाक चल रहा है, और वो अपनी अपनी चीजों को चलाने लगे। अव्यवस्था फैल गई, न प्रशासन चल पा रहा है, न शांति व्यवस्था है। हर जगह विद्रोह की सुगबुगाहट है कि विद्रोह न हो जाए। अभी तो नया नया राज्य बना, उसमें एक महिला है जिसका नाम है रजिया। रजिया कौन है? पुत्री है, पुत्र नहीं पुत्री है। और रजिया के द्वारा कुछ बातें रखी गई। रजिया ने बहुत थोड़े समय भारत में अपना समय जो गुजारा है, जैसे शासिका 1236 से 1240 का समय था रजिया का। रजिया ने इन तुर्के चालीसा के अमीरों के खिलाफ एक नया वर्ग तैयार किया जो उसको सहयोग दे। एक अमीरों का वर्ग ये है, ये इसके पुत्र को देखते हुए ये हो गया प्रभावशाली, और जब अधिकारी प्रभावशाली हो जाते हैं तो वो किसी की बात नहीं सुनते। इसीलिए आप देखेंगे कि जो केंद्र में जो सर्वोच्च पदों पे लोग बैठे हैं वो अधिकारियों को भी हमेशा बैलेंस करते हैं। किसी भी अधिकारी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की छूट नहीं होती है। अधिकारी अपने से जो नीचे लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए, लेकिन अपने ऊपर वाले को आंख दिखाएंगे आप तो हट जाएंगे। लेकिन यहां क्या सिस्टम है? यहां सिस्टम यह हो गया कि इल्तुतमिश के बाद कोई संभालने वाला नहीं है तो अधिकारी प्रभावशाली है, और अधिकारियों को कंट्रोल करना
ये सामान्य बात नहीं होती। अगर कोई शक्तिशाली है और वो खुद आपके ही जैसा है, वो अमीर है, जैसे आप सुल्तान बन गए, वो आपके साथ आया है, वो उसी मानसिकता का है कि क्या मैं सुल्तान नहीं बन सकता क्या, यही क्यों सुल्तान बनेंगे। और इस बात को रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा, घूम घूम के लाल कपड़ा पहना और न्याय मांगा। दिल्ली की जनता रजिया के पक्ष में आ गई। पहली मध्यकाल की शासिका है जिसके लिए जनता पक्ष में है कि इसको शासक बनाओ। क्यों? क्योंकि रजिया बचपन से ही अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहती थी, उसको शासन के पूरे प्रबंध की जानकारी थी, वो अपने पिता के साथ राजदरबार में भी जाती थी, वो सारी बातें समझती थी, दावपेच जानती थी, राजनीति के अधिकारियों के अंदर कैसे फूट डाली जाए वो जानती थी। इसीलिए इसने अपने आप को स्थापित करा और दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हुई। ये अपना दरबार लगाती थी और दरबार लगाने के बाद इसने बहुत तेजी से दिल्ली सल्तनत में अपने अधिकार को बढ़ावा दिया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। लेकिन ये तुर्की चालीसा जैसे संगठन लगातार इसके खिलाफ हो गए थे। ये तुर्की चालीसा के लोग इसको पसंद नहीं करते थे और इसी के कारण बाद में रजिया की हत्या भी हुई, वो भी हरियाणा के कैथल में। रजिया ने एक मजबूत अमीर अल्तुनिया से विवाह भी किया केवल इसलिए कि वो बच जाए और उसका शासन चले, लेकिन बाद में अमीरों ने घेर कर अल्तुनिया को ही मार दिया। तो सब मारे गए और कुल मिला जुला के तुर्की चालीसा का सारा रोल है इसमें। और इसी से ही एक व्यक्ति निकलता है, बलबन। कौन निकलता है? और जैसे ही ये आया इसने कहा ये सीढ़ी खत्म हो गई, काटो। तुर्की चालीसा को खत्म कर दिया इसने। कहा अब नहीं आएगा कोई बलबन। एक बलबन आ गया, काम खत्म। बलबन एक ही था, वो आ गया है तो सीढ़ी इसीलिए बनी थी। अब तुम ये सोचो, क्योंकि वो उसी से निकल के आया था, उसको पता था कि अगर मैं कमजोर हो गया ये सब मुझे मार डालेंगे, इसलिए पहले इसको मारो। अधिकतर अमीर मार दिए गए। तो यहां केवल इतनी बात लिखनी है रजिया में, एक दो लाइन लिख दीजिए। मध्यकालीन भारत में रजिया पहली मुस्लिम शासिका थी। मध्यकालीन भारत में रजिया पहली मुस्लिम शासिका थी जिसे आम जनता ने गद्दी तक पहुंचाया था। मध्यकालीन भारत में रजिया पहली मुस्लिम शासिका थी जिसे आम जनता ने गद्दी तक पहुंचाया था। किसने पहुंचाया था? आम जनता। इसका मतलब लोकतांत्रिक तरीके थे, मतलब आम जनता का सहयोग मिला। इसने न्याय मांगा था जनता से, कहा मैं इल्तुतमिश की पुत्री हूं, क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? और न्याय मांगने के लिए ये सबके पास गए, इसलिए इसको न्याय भी मिला। लेकिन बाद में जब अमीर अधिकारी इतने खतरनाक हो, पुरुषवादी समाज हो, तो वहां एक महिला का बहुत दिन तक बने रहना, मतलब वो इनको ये लगता था कि एक महिला हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकती है। रजिया ने सारी मुस्लिम परंपराओं को त्याग दिया था। टोपी लगा कर आती थी, पैंट शर्ट। उस समय जो शासक परिधान पहनते थे, जो पुरुष, वही वो परिधान पहनती थी। न्याय करती थी, फैसला करती थी, सारे काम जो प्रशासन को उसने ठीक करने का काम किया, शांति व्यवस्था बनाने का काम किया। लेकिन अमीरों के द्वारा यह बात पची नहीं। अगर आप सिकंदर को देखिए तो सिकंदर के साथ भी यही था। लगभग एशिया में विजय किया, बहुत स्थान उसके हाथ में थे, सारे सेनापति उसके सामने,
सब जगह कंट्रोल सिकंदर का। और जब मरने लगा तो उसने अपने सेनापतियों से कहा कि देखो भाई, हमारे वंशज हैं, उनका ध्यान रखना। सबने सर कहा कि बिल्कुल हुजूर, आप जो कहते हो वही होगा। और जैसे ही सिकंदर ने आंख बंद किया, अखलीस वंश का ही नाश कर दिया लोगों ने, उन्हीं सेनापतियों ने। ये विश्वास बनाते हैं लोग। राजपद मोह है। अब जब राजपद आपको देखेगा कि मुझे गद्दी मिल सकती है, मुझे सिंहासन मिल सकता है, तो 3-4 गर्दनें उतारने में फिर क्या दिक्कत है। यहां यह समझना पड़ेगा, हर समय जब भी राजा कमजोर हुआ है, शासक कमजोर हुआ है, सेनापति अधिकारी मजबूत हुए। अभी आपको वर्तमान से जोड़ता हूं। देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का जो पूरा माहौल बना हुआ है वो आपको बहुत सारी सीख देगा। पश्चिमोत्तर सीमा में ही एक आपका ही भूखंड जो एक नए देश के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान, वहां इस समय ये हो रहा है कि एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई, इमरान खान की। उस गिरफ्तारी को लेकर वहां पर 2 धड़े बन गए। नौसेना और वायुसेना के प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जज इमरान खान को अपना समर्थन दे रहे हैं। सेना के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो उनके समर्थक हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। एक आंतरिक विद्रोह की स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गृह युद्ध हो जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि सेना वहां पर ज्यादा शक्तिशाली है। सेना, लोकतंत्र की भी बात अगर आप ये कहें कि वहां के जो नेताओं की बात भी नहीं सुनती है, ये शुरुआत से रहा है। पाकिस्तान में अक्सर जब भी सत्ता पलटी है तो सेनाध्यक्षों ने ही पलटी है। अभी आपको याद होगा, बहुत समय पहले वहां परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे, जो राष्ट्रपति भी थे, वो सेनाध्यक्ष ही थे। क्यों? क्योंकि सेना वहां पर सब चीजों पे कंट्रोल करती है, हर चीज पे कंट्रोल करती है। अगर शांति व्यवस्था नहीं है, चीजें नहीं हैं, तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। समस्या यही है। तो वर्तमान में भी यही समस्या दिखती है कि जब जब कोई एक लीडर नहीं होगा या उसके प्रति आम सहमति नहीं होगी, अगर आपने किसी अपने अधिकारी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे दिया या सेना बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, तो आपको वो काम ही नहीं करने देगी। सेना के साथ भी अपनी समस्या है, इसीलिए सेना को काउंटर बैलेंस किया गया है। भारत में क्या है सेना? यहां पर सेना बैलेंसिंग है। यहां पे सेना के अलग अलग वर्ग हैं और उनको सिविलियन मामलों से बिल्कुल अलग रखा गया है। सेना अलग तरीके से काम करती है और नागरिक प्रशासन अलग चलता है। इसलिए भारत में ऐसे विद्रोह की संभावना न के बराबर है, क्योंकि यहां पे सेना को बैलेंस करके रखा गया है। राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये अंग्रेजों ने किया था, लेकिन हमने उसी सिस्टम को अभी भी बना के रखा है। क्योंकि अगर कभी कोई रेजिमेंट हमारे खिलाफ गई तो हमारी दूसरी रेजिमेंट उसको दबा देगी। और इंटरनल प्रशासन में कभी भी सेना का इस्तेमाल हम नहीं करते। आंतरिक प्रशासन में कभी भी हम सेना का इस्तेमाल बहुत मुश्किलों में करते हैं। जैसे हमने एक बार किया था, उसका परिणाम हमारे सामने बड़ा खतरनाक आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार अगर आप देखें तो जब पंजाब में चला और स्वर्ण मंदिर में जब सेना उतरी, उसके बाद बड़ा ही खतरनाक रूप देश के सामने आया। सेना भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना के बराबर देती है और सरकार भी नहीं चाहती है कि वो दे। वहां इस चीज को बैलेंस नहीं किया गया है। पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी रुपया अगर आप देखेंगे, एक पाकिस्तानी रुपए की इस समय कीमत क्या है? मतलब 200 रुपए का, मतलब $1 वहां पर एक पाकिस्तानी रुपया 200 रुपए, मतलब 200 $1 के बराबर है।
जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भारत का जो रुपया है वो 75 रुपए के बराबर है ना, $1 का। और वहां पे क्या है, 200 रुपए से ऊपर चला गया है। इतनी ज्यादा महंगाई है, लगभग 37% ज्यादा वहां पे महंगाई चल रही, 37% के आसपास। कैसे देश चलेगा? इसलिए देश को चलाने के लिए शांति व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, और एक अधिकारी के लिए शांति व्यवस्था को स्थापित करना होता है। ब्यूरोक्रेसी का काम ही यही है कि एक सिस्टम बना के रखना, शांति व्यवस्था को बना के रखना। तो यहां हमें इस बात को समझना होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बलबन पे, कि बलबन कौन था और बलबन की स्थिति क्या थी, बलबन कैसे आया, क्या सोचता है और क्या करता है। बस उसमें और कुछ नहीं करना, ऐसे ऑप्शनल में हम और जाते हैं, लेकिन अभी इस पे इतना ही, बहुत ज़्यादा इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी कहानी सुनना हो तो कहानी सुना सकते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत विशेष फायदा आपको मिलना नहीं है। बस इतनी बात समझ लीजिए कि रजिया सुल्तान जो है अपने लोगों से ही मारी गई। रजिया सुल्तान को मारने वाले उसी के ही अधिकारी हैं, रजिया सुल्तान को मारने वाले उसके ही लोग हैं, तुर्के चालीसा के लोग और उसको जो नापसंद करने वाले लोग थे। रजिया सुल्तान आगे की सोच वाली थी, दूरदर्शी थी। उसको यह पता था कि अगर हम किसी मजबूत अमीर को साथ ले लें तो हो सकता है कि मैं चल जाऊं या मेरा शासन आगे बढ़ जाए। लेकिन मजबूत अमीर का उसने सहयोग प्राप्त किया और कुछ समय तक अच्छा शासन भी किया। लेकिन उसके बाद भी उस समय का माहौल, जो पुरुषवादी समाज, पुरुष ने आमतौर पे कभी भी महिलाओं को अपने से ऊंचा स्थान देने का प्रयास किया नहीं है, और जब भी ऐसा हुआ है तो पुरुषवादी सोच आहत हो जाती है। पुरुष को लगता है ये कैसे हो गया। आप ऐसे समझिए कि एक लड़की आईएएस अधिकारी हो और एक लड़का एसडीएम हो, आए दिन वो इसी में ही दुख में रहेगा कि ये जो मैडम जो हैं हमको हमेशा डांटती रहती हैं। मैडम डांट नहीं रहे, मैडम के ऊपर भी प्रेशर है ऊपर से, उनको अपनी भी नौकरी बचानी है, और तुम इसी में उलझे हो कि ये महिला है। इससे ऊपर की सोच रखनी पड़ेगी। अक्सर अगर आप लोग देखो, जब लड़कियां प्रशासन में जाती हैं तो उससे कई फायदे हैं। अभी लड़कियों का प्रशासन में जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। इससे हमारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि संवेदनशीलता लड़कियों में ज्यादा है समाज के प्रति, तो उनका प्रशासन में रहना जरूरी है। इसलिए आप देखिए कि इंटरव्यू अगर लड़कियां दे रही हैं तो लड़कों की तुलना में उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है सेलेक्ट होने की, क्योंकि सरकार की मंशा भी यही है और हम ये चाहते भी हैं कि उनको प्रतिनिधित्व मिले, जो अभी तक नहीं मिल पाया। आज किसी समाज को देखा जाता है तो इस आधार पर देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति उस समाज में क्या है। अगर अच्छी नहीं है तो समाज पिछड़ा हुआ है। ऐसे तो आप बोलते हैं कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, कि जहाँ पे जो नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता रहते हैं। लेकिन आप जब नारी की पूजा की बात आती है तो आप पीछे भाग खड़े होते हैं। क्या भाग खड़े होते, नहीं खड़े होते पुरुष? बोलिए। नहीं भाई देखो, इस पे तो मामला एक थोड़ा सा गड़बड़ है कि जो लड़कियां गाड़ी चलाती हैं बहुत खतरनाक गाड़ी चलाती हैं, तो उसके हम भी भुक्तभोगी हैं। मतलब इतनी खतरनाक गाड़ी तो आज तक हमने किसी को चलाते नहीं देखा। वो चलाती है तो हम खुद अपने आप अपनी गाड़ी पीछे रखते हैं कि ऐसा अचानक न मोड़ दे कहीं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की खराब होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिससे ये सुनने में मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को कमेंट करे।
मतलब ये थोड़ा सा है कि इसमें उनकी ऐसा नहीं है। आज आप ये बताइए कि लड़कियां जो फाइटर प्लेन चला रही हैं, क्या नहीं चला रही लड़कियां? हवाई जहाज ऐसे चलाएं तो रोज हवाई जहाज गिर जाएगा। हवाई जहाज भी चलाती हैं लड़कियां। मतलब कुछ हैं, अब उनको समझ नहीं है, उन्होंने लगा दिया पहला गियर, फिर उसके बाद अभी अक्सर एक दो घटनाएं मैंने देखा, छोड़ दिया, उनको कुछ नहीं पता चला, उसके बाद गाड़ी कूद गई। एक्सीलेटर की जगह एक्सीलेटर नहीं दबाना था, अब उनको लगा एक्सीलेटर ही है वो, मतलब उनको दबाना था ब्रेक, लेकिन उसको दबा दिया एक्सीलेटर और वो गाड़ी कूद गई नीचे। अरे भाई इतना ध्यान तो रखिए, कॉमन सेंस ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल लड़की करेगी, सब में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लड़कियां ही करती हैं ऐसा। लेकिन आम तौर पर इस पे थोड़े से ये जो इनका ये कहना है कि ऐसा कमेंट है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छा लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत हैं। हेडिंग बनाइए बलबन। 1266 से 1286 बहुत लंबा एक समय रहा है, और जब भी कोई लंबे समय तक शासन करेगा इसका मतलब उसके पास योग्यता ज्यादा है। ये सामान्य सी बात है कि लंबा समय वही निकाल सकता है जो योग्य होगा। क्या 40 से उस समय केवल वहां पे संघर्ष ही चल रहा था। उस समय जो इल्तुतमिश के ही जो पुत्र थे, उन्हीं के ही पुत्र के जो सिपे सालार के रूप में ये बलबन ही बैठा था। मतलब आप ये समझिए कि जो समय था 40 से 66 का, वो इल्तुतमिश के ही पुत्र के साथ यहाँ बलबन बैठा था। उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होती कि उसका शासन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण शासन शुरू होता है बलबन से। बलबन पहले इल्तुतमिश के पुत्र के साथ उसका मेन सलाह करता था, जो और बाद में इसने अपने आप को स्थापित कर दिया, इसने सत्ता पर खुद को स्थापित कर दिया। इसने कुछ काम किए जब ये सुल्तान बना। इसने देखा कि सुल्तान को तो कोई सुल्तान मानता ही नहीं है। पहली चीज तो ये आया था तुर्की चालीसा से, और तुर्की चालीसा से आने के बाद इसके पास कुछ अपनी समझ बनी थी कि सुल्तान को बहुत हल्के में लिया जाता है, कोई भी अमीर इसको गंभीरता में नहीं लेता है, ये मानता है कि हमारे बीच से एक व्यक्ति बना है, कोई और बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसने ये किया कि ये जो तुर्की चालीसा के लोग हैं जो सुल्तान को हल्के में लेते हैं, इनको समाप्त करो। पहला काम, आप जाइए, इनका समापन किया, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे अधिकारी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमें नहीं मानते, जो हमें नहीं सुनते, वो अपने आप को मानते हैं, उनको समाप्त करिए। और क्या किया, जो विरोधी हैं अपने, पहले उनकी लिस्टिंग कराई, कौन कौन विरोधी हैं जो हमारे को अपना सुल्तान नहीं मानते। एक लिस्ट बन के आ गई शाम तक कि साहब ये लोग हैं जो आपको सुल्तान नहीं मानते, कहते हैं वो क्या सुल्तान बनेगा, वो तो निम्न कुल का है, वो तो तुर्की चालीसा से ही निकला है। तो इसने कहा कोई बात नहीं है, हम इसके लिए एक नीति लेकर आएंगे, लौह और रक्त की नीति। कोई बात नहीं, जो नहीं मानता ना माने, हथियार से तो मानेगा, हथियार से तो मानेगा, जब खून बहेगा तब तो मानेगा। इसी नीति को बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में भी लगाया था, यही लौह और रक्त की नीति। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के द्वारा, जब आएंगे विश्व इतिहास में तब बात करेंगे, इसी का इस्तेमाल हुआ था। बिस्मार्क एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट था जर्मनी का, जिसने जर्मनी को एकीकृत जर्मनी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिता है वो जर्मनी का पिता है, बनाने वाला है।
अब लौह और रक्त की नीति क्या है? बलबन ने कहा कि बिना शक्ति के तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, और शक्ति दिखाने के लिए पहले कुछ हत्याएं होनी जरूरी है। अब ये लोग, आप लोग अपने पे अप्लाई मत कर दीजिएगा कि आप जब कहीं जाएं तो आप कहें पहले शक्ति, तो पहले 2-4 आदमी पहले गर्दन उतार दें। उस समय की मानसिकता पे हम थोड़ा उतर के बता रहे हैं। ऐसा हो जाता है कि बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, कहें कि साहब हम भी जो है ऐसे ही करेंगे। हाँ, कि पता चले कोई बात ना सुने, उसके बाद उतार दिया गर्दन आपने। तलवार तो नहीं आपके पास, आपने कहा बंदूक से ही सही। ये सब नहीं करना है। यहां आप देखेंगे उसने कहा कि हम शक्ति से अपने विरोधियों से निपटेंगे, लेकिन एक बात आप जरूर सीखिए कि शक्ति से अगर आपको कोई विरोध कर रहा है तो उसका शक्ति से निपटारा होना बड़ा जरूरी है। उसको ये समझ में आ जाए कि ये आदमी कोई हल्का नहीं है। अगर हमने इसके सामने कोई विरोध किया तो ये फिर हमारे लिए खतरा पैदा कर देगा। इसने अपने अधिकारियों को क्लियर और कट मैसेज दिया कि या तो बलबन या तो कोई नहीं, या तो हमारे तरफ या तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने कहा सुल्तान से बड़ा कोई नहीं है। ध्यान रखना, इसने राजत्व की महिमा को स्थापित किया। मतलब राजत्व की महिमा, सुल्तान की सर्वोच्चता, सुल्तान की सर्वोच्चता। इसने कहा कि सुल्तान सर्वोच्च है साहब, इससे ऊपर कोई नहीं है। और स्वयं के लिए एक उपाधि धारण किया, जिल्ले इलाही। कि मैं हूं जिल्ले इलाही। प्रश्न आया हुआ स्टेट में एक बार कि जिल्ले इलाही किसकी उपाधि थी? इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। क्या मतलब होता है? अब यहां लोग अपने आप को भी जिल्ले इलाही बोलना शुरू कर देते हैं। मैं हूं जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया हूं मैं। फिर इसके जो गुप्तचर हैं उन्होंने बताया कि साहब आपको लोग जो हैं निम्न कुल का बार बार बोलते हैं। उसने कहा ऐसा बोलते हैं? तो लोगों ने बताया हाँ ऐसा ही बोलते हैं। है कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। आज से हम ईरान के आफसियाब वंश से अपना संबंध जोड़ते हैं। इसने कहा मैं ईरान के आफसियाब वंश से संबंधित हूं। मेरा संबंध ईरान के आफसियाब वंश से, बड़ा इलीट वंश था वो वहां का। वहां के वंश के लोग बड़े महान और बहुत उच्च वर्ग के माने जाते थे। इसने कहा कि लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक मैं किसी महान व्यक्ति के साथ अपना संबंध न जोड़ दूं। ऐसे समझिए कि लोग किसी जब बड़े आदमी का नाम लेते हैं, ऐसे आप गए किसी बड़े आदमी के पास, आपने कहा कि वो जो आईएएस मेरे जानने वाले हैं, ये देखिए फोटो, मेरे साथ वो उठते बैठते हैं, खाना भी खाते हैं। तो बड़ा आदमी आपसे इन्फ्लुएंस हुआ। उसने कहा अच्छा आप इतने बड़े आदमी, तो आइए हमारे साथ ही फोटो। फिर आपने उसके साथ ही फोटो खिंचा लिया। फिर उससे ऊपर पहुंचे, फिर फोटो, फोटो पे फोटो। बड़े आदमी के साथ उठने बैठने के बाद आप अपने से छोटों के साथ दबाव बना सकते हैं। यह मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान है। ये आपको अगर दूसरे को स्वीकार कराना है तो पहले ये बताइए कि हम खुद भी जिल्ले इलाही हैं। हम खुद भी जिल्ले इलाही हैं। और हमारा संबंध जानते हो कहां से है? रघुवंशियों से है, राम से है। हम सीधे राम के ही वंशज है, सूर्यवंशी हैं। अपने आप ही समान वो भगवान, इसका मतलब यही भगवान की पूजा होती है।
ये है अपने आप को जोड़ना। तो बलबन ने सबसे पहले ये देखा कि हमारे सम्मान की बढ़ोतरी होना जरूरी है, इसलिए इसने अपना एक राजत्व का सिद्धांत दिया और ये कहा कि सत्ता पर पकड़ तब बनेगी जब मुझे लोग स्वीकार करें कि मैं उच्च कुल का हूं। इसके अलावा बलबन को एक बात और समझ में आई। बलबन ने कहा कि क्या राज्य में हो रहा है उसकी पल पल की खबर, पल पल की खबर चाहिए स्वयं को। आप अच्छे अधिकारी तभी बन पाएंगे जब आपके उस जिले में आपके पास सारी सूचनाएं पहुंचती हो। आप बैठे हैं ऑफिस में, सूचना मिल रही है कि आज इस तरह का माहौल चल रहा है, ये नेता वहां पे रैली कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है, इस ऑफिस में ये चीज चल रही। गुप्तचर व्यवस्था। तो बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था पर बड़ा जोर दिया। इसने कहा कि हमारा सैन्य विभाग और गुप्तचर विभाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दो चीजें, अगर विद्रोह हुआ तो सेना की जरूरत, और सेना तब लगेगी जब गुप्तचर की प्रणाली आपकी बड़ी मजबूत हो। आपको पता चल जाए कि आपके खिलाफ सुगबुगाहट हो रही है, तुरंत सेना लगा के खत्म करिए सबको। फिर तो सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया और गुप्तचर व्यवस्था को। इसने एक सैन्य विभाग ही बना दिया। दीवाने अर्ज कहा कि एक डिपार्टमेंट के तहत सारे लोग कंट्रोल होके आओ, कोई बात इधर उधर नहीं चलेगी। सिस्टम में अगर आप देखो, इल्तुतमिश सिस्टम को निर्मित करने वाला है, लेकिन सिस्टम को संचालित कैसे किया जाएगा वो काम किया बलबन ने। सिस्टम बनाने से सिस्टम नहीं चलता है, उस पर काम करना पड़ता है, उस पर आगे बढ़ना पड़ता है, और ये आगे बढ़ने का काम इसी ने किया। और क्या किया? इसने कहा कि जब दरबार मेरा लगे तो वहां महसूस होना चाहिए कि सुल्तान अलग चीज है और दरबारी अलग चीज है। दरबारी दरबारी की तरह से लगने चाहिए और सुल्तान सुल्तान की तरह से लगना चाहिए। ईरान में एक व्यवस्था चलती थी, सिजदा और पैबोश, आपसी वंश में ही है। सिजदा करो और पैबोश, पैर को चूमो आकर। तुम कितने बड़े अमीर हो उससे अपने को लेना देना नहीं। आओ रोज झुको 10 बार, खुद ही अपने आप समझ जाओगे कि तुम कौन हो। सिजदा करो, और सिजदा हमेशा ईश्वर के सामने होता था। और मैं ईश्वर का ही प्रतीक हूं, मैं जिल्ले इलाही हूं, इसलिए तुम मेरे सामने सिजदा करोगे। अगर जीना चाहते हो तो सिजदा करना शुरू करो। तो एक प्रश्न बना कि सिजदा और पैबोश की परंपरा किसके समय शुरू हुई? बलबन के समय में। इसके अलावा इसने एक नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया। नवरोज, ये अग्नि का इसमें पूजा होती थी, नवरोज उत्सव। और ये भी ईरान की ही पद्धति थी। मतलब ईरान से बहुत ज्यादा इसको प्रेम था, ईरान से बहुत ज्यादा प्रेम था। ईरान की बहुत सारी चीजों को अपनाता है। और नवरोज इसमें अग्नि की पूजा होती थी। मतलब अग्नि को ये हमेशा अपने यहां वो जला के रखता था। इसको लगता था कि मैं एक प्रतिबिंब हूं और मेरा ईश्वर से संबंध है। इसने अपने पुत्र को, अपने जो परिवार के लोग हैं, जो सुल्तान के रिश्तेदार थे, सबको बुलाया एक दिन। कहा सब आ जाओ जल्दी से। कहा ऐसा है कि मैं सुल्तान हूं और तुम जनता हो, मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसने कहा कि तुम मुझसे संबंधित नहीं हो, सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसने बताया राजत्व को ये बहुत ऊपर लेके जाना चाहता। इसने कहा कि सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं है और हमसे रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सुल्तान हैं।
अपने पुत्र बुगरा खां को बुलाया, कहा बुगरा खान तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बढ़ गई हैं। क्योंकि बुगरा खान अक्सर इधर उधर 3-5 करता था। उसको बंगाल भेजा तो बंगाल में भी कुछ उसकी शिकायतें मिली, पहुंच गया बंगाल बलबन। चौराहे पे जितने विद्रोही थे सबको फांसी चढ़वा दिया, पूरे चौराहे के सामने। बुगरा खां को बुलाया, कहा इधर आ, कहा इस बार छोड़ रहा हूं, फांसी ही चढ़ाऊंगा। भागा, फिर आया ही नहीं वापस। इतना भय इसका व्याप्त था। पिता था लेकिन पुत्र के लिए कोई रहमी, जो नरमी, उस तरह की बातें नहीं थी इसके अंदर। इसका मतलब यही था कि सुल्तान सुल्तान होता है, सुल्तान का कोई नहीं है। सुल्तान अपने लिए केवल है। यह खुद एक जो गुलाम था, यह भी गुलाम ही था। इसीलिए इस पूरे वंश को अगर आप देखेंगे कि जो शुरुआती वंश है उसको भी हम ये बोलते हैं जो गुलाम वंश। यह भी गुलाम था, लेकिन इसने कहा मैं आपसियाब वंश से जुड़ा हुआ हूं, अपने आप को मजबूत किया। इसने भी इल्तुतमिश के ही समान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है जहां आज का पाकिस्तान है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सुरक्षा के लिए कई किले बनाए, जैसे दीपालपुर, समाना, कई किलों का निर्माण कराया और वहां पर अपनी सेना की टुकड़ियां रखी। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि बलबन के द्वारा अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।